हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। ये जो कुछ घटनाक्रम बैंक पेंशन अपडेशन के केस के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुआ, उसका अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि हुआ क्या। क्या एडजर्नमेंट को स्वीकार कर लिया गया या एडजर्नमेंट तक केस पहुंचा ही नहीं, या एडजर्नमेंट एक प्रकार का खेल था रजिस्ट्री का, अफवाहें प्रचारित करने का। क्योंकि सेवाराम जी ने जो मैसेज दिया उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जो एडजर्नमेंट मांगा गया था उसकी वजह से केस की सुनवाई नहीं हुई। मतलब केस तक पहुंचा ही नहीं, 117 तक, 112 तक खत्म हो गया, उससे आगे खत्म। जब केस पहुंचा ही नहीं जजों के पास, तो एडजर्नमेंट लगना न लगना कोई मतलब तो निकलता नहीं है। तो क्या ये एडजर्नमेंट जो अभी बचा है कि आगे की तारीखों में काम आएगा? अब मुझे तो यही लगता है कि देखते हैं, कोर्ट का कोई आदेश तो आया नहीं। यदि एडजर्नमेंट स्वीकार किया जाता तो कोर्ट का आदेश आता। अब ये तो पहुंचे ही नहीं वहां तक, तो इसकी अगली तारीख लगेगी। यानी कोर्ट का किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं आएगा। जहां तक सुनवाई हुई है वहीं तक कोर्ट के आदेश आएंगे, उससे आगे कोर्ट के आदेश नहीं आएंगे। अगली बार ये फिर लग जाएगा। अब समझ में ये नहीं आता कि जब इसको नंबर 1 पे लगाया गया तब 2 वकीलों ने एडजर्नमेंट कर लिया और केस की सुनवाई हुई और उसकी वजह से केस आगे बढ़ गया। वो तो ठीक है, लेकिन जब केस ये पहले नंबर पर था, इस बार 117 नंबर पर कैसे चला गया? तो क्या रजिस्ट्री कोई खेल कर रही है या रजिस्ट्री से कोई खेल करवाया जा रहा है? अब वकील तो कुछ कर नहीं सकते। भाई अर्ली हियरिंग के लिए जब लगाया था तो ये तो अर्ली हियरिंग पर ही आना चाहिए था। ये तो केस अर्ली हियरिंग का नहीं रहा। मतलब 2 खेल खेले गए वहां। एक तो ये 117 नंबर पर है, एक दिन पहले वकील साहब एडजर्नमेंट की नोटिस डाल देते हैं। उनको आशंका थी कहीं 117 नंबर तक पहुंचकर सुनवाई हो गई तो फिर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, हमारे दिमाग में अब तक ये बैठा हुआ था कि एडजर्नमेंट की वजह से केस की सुनवाई नहीं है, वो गलत है। केस की सुनवाई इसलिए नहीं हुई कि वहां तक कोर्ट का नंबर ही नहीं आया, और हमारी जो प्रायोरिटी दे रखी थी नंबर 1 की, वो ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं थी। वो सारी पहले ही खत्म हो चुकी थी और उन 2 वकीलों ने कर दी पहले खत्म, जो एक पिटीशनर का था, एक रेस्पोंडेंट का था। आज जब इनको आशंका हुई कि किसी प्रकार सुनवाई हो सकती है तो इन्होंने दूसरा खेल खेल दिया। दोस्तों, अब रास्ता क्या बचता है? क्योंकि हम तो यह भी नहीं कह सकते एडजर्नमेंट का है, हम तो यह भी नहीं कह सकते कि एडजर्नमेंट किसने दिलाया। क्योंकि ये जो सेवाराम जी का मैसेज आया, पढ़ देता हूं। कोर्ट shall hear item number 1112 only for rest of the day and court has discharged the board. It means that no other matter will have the time today and we shall wait for our matter listing. मैटर की लिस्ट 21 वहां तक का करने का सेवाराम जी ने कह दिया। यानी सेवाराम जी ने यह माना कि वहां कोई केस कोर्ट के सामने नहीं आया। यदि कोर्ट के सामने केस आता तो एडजर्नमेंट पर डिसीजन होता। इसका मतलब जो एक दिन की तो एडजर्नमेंट मांगा था वो वैसा का वैसा रहा, अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया। और वकील की जो लिमिटेड एडजर्नमेंट मिलते हैं उसका वो भी बच गया। जैसे मिलते हैं ना, उसमें 2-2 पॉइंट मिलते हैं, क्रिकेट में खेलते हैं, जो उंगली उठा करके बोलते हैं वे आउट है नहीं है, बॉल हुआ नहीं हुआ, ये लगभग वही कंडीशन यहां पे है। अब मैं आपको ये क्लियर करने के लिए बता दूं कि दरअसल ये केस में सुनवाई ही नहीं हुई, इसे एडजर्नमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं उठता है। अब सवाल यह है, क्या इस केस को पुनः उस स्थिति पर ले जाया गया है जो पहले वाली स्थिति थी, या और कोई कारण है? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। अब ये जो कुछ भी हुआ, हमारे पेंशनर तो यही सोच रहे हैं कि एडजर्नमेंट की वजह से हुआ है, लेकिन मुझे दाल में काला और ही कुछ लग रहा है। और दाल में काला यह है कि ये लोग नहीं चाहते कि इस केस की सुनवाई हो।
और अकेले रेस्पोंडेंट ही नहीं है, मुझे लगता है कोर्ट की रजिस्ट्री भी इसमें मिली हुई है। और सीजीआई साहब का जो एसओपी था, जो बदला हुआ था, उसका आने का कोई भी फायदा हमको नहीं मिला है। इन लोगों को कोई भी लेना देना नहीं है। अब मैं दूसरी चीज पे आता हूं दोस्तों। ये जो आईवीए और यूएफवीयू, ये दोनों के दोनों मिलकर के इनको एक दूसरे की जरूरत है। ये लग रहा है कि पेंशनर्स को खून के आंसू रुला रहे हैं दोनों के दोनों। यदि आईवीए अलग चलता है और यूएफवीयू अलग चलता है तो ये दोनों के दोनों को सामत आ जाएगी बैंक और डीएफएस के बीच में। यदि आईवीए यूएफवीयू से अलग चलता है तो स्वाभाविक सी बात है, ये नॉन स्टेटरी अनरजिस्टर्ड बॉडी है, इसका अस्तित्व ही डगमगा जाएगा। तो आईवीए को पता है कि जैसे भी हो सके यूएफवीयू के नेताओं के साथ मिला करके चलो। और ये जो यूएफवीयू के नेता हैं, ये जो संगठन बना करके बैठे हैं यूनियन ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत, जब भारत गुलाम था उस समय की बातें, लोग ईमानदार हुआ करते थे, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच के संबंधों को खत्म करके काम किया करते। उस समय इतने लोगों के पास पैसा नहीं था, एम्प्लॉयर ज्यादा हैरासमेंट करते थे, इसलिए एम्प्लॉय बने थे, ईमानदार एम्प्लॉय थे और लाकर खड़ा कर दिया। और ये 1970-80 में पब्लिक सेक्टर बैंक भी बन गए। लेकिन उसके बाद इन बेईमान लोगों ने, और आजकल तो एक झुंड है बेईमानों का, इन लोगों ने पुनः बैंकों को प्राइवेट बना दिया, कर्मचारियों की बेहद दुर्दशा कर दी इनने। और ये पता है इनको, नो के नो कंस्टिट्यूएंट्स को, कि हमारी दाल जब आराम से तसल्ली से आईवीए के साथ गल रही है तो हम क्यों बेकार में परेशानी मोल रहे। और ये अनोखे किस्म का एक संगठन है, एक अलग प्रकार का कोऑर्डिनेशन है। एम्प्लॉयर बैंक है, यूनियनों को बैंकों से बात करनी चाहिए एम्प्लॉयर से, लेकिन बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है आईवीए की। आप कर सकते हो, आप भेज सकते हो, लेकिन परमानेंट एजेंसी नहीं दे सकते हो। आईवीए को एम्प्लॉयर ने एक परमानेंट एजेंसी दे रखी है जिसका नाम है आईवीए। ये परमानेंट एजेंट तो बना रखे हैं, ये परमानेंट एजेंट अपने अस्तित्व के लिए ये यूएफबीयू का इस्तेमाल करते हैं और बैंकों का भी इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि प्रभावशाली लोग हैं तो ये डीएफएस का भी इस्तेमाल करते हैं और वित्त मंत्री का भी इस्तेमाल करते हैं और देश के कानून को ठेंगा बताते हैं। सारी की सारी जड़ आईबीए है। आईबीए के पास कोई काम नहीं है, लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे काम अपने पास ले रखे हैं दिखाने के लिए कि हम कुछ करते हैं। भाई आपका क्या जरूरत है डीए का वो निकालने के लिए कि आप डीए की रेट निकाल रहे हो, और केवल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनका ही एक साइट बनाए आईबीए पर, उन्हीं का होता रहता है काम। प्राइवेट वालों का कुछ भी नहीं है, वो केवल ऑर्डिनरी मेंबर है या वो दूसरे प्रकार के मेंबर है। केवल और केवल ये 12 सेक्टर बैंक है जो सरकारी बैंकों के जो है, और इन्हीं की वहां चलती है। और इनको जरूरत है यूएफबी की, और यूएफबी उनकी जरूरत है, और यूएफबी को कुछ नहीं चाहिए, केवल और पैसे चाहिए इनको 200 रुपए महीने। अभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, इनकी हड़ताल होने जा रही है 27 जनवरी को, और जितने भी सर्विंग कर्मचारी हैं जो पेंशन पर जाने हैं एनपीएस वालों को छोड़कर, उनके पास एनपीएस वाले भी यूपीएस पर आ जाएंगे। अभी तो उनकी पेंशन में सर्विस भी नहीं हुई है, 2010 में आया था, 15-16 साल हुए। उसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम के जितने भी कर्मचारी हैं सोच समझ करके हड़ताल पर जाएं, क्योंकि आप 27 जनवरी को जाओगे तो 27 जनवरी से 10 महीने पहले और 10 महीने बाद जो भी व्यक्ति, यानी लगभग 20 महीनों में जो भी पेंशन जा रहा है उसका 10 महीने का जो एवरेज निकाला जाएगा, आपको स्ट्राइक का पैसा कट जाएगा, और स्ट्राइक का पैसा कट के आपकी पेंशन बनेगी, आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए आप पेंशन स्ट्राइक पर नहीं जाएं। भारत सरकार कभी भी 5 डे बैंकिंग नहीं करने जा रही है, भारत सरकार तो 7 दिन की करने जा रही है, और पेंशनर्स ने भी यह कह दिया है कि 5 दिन की बैंकिंग की कोई जरूरत नहीं है, 7 दिन की बैंकिंग रोटेशन में चलाइए। तो दोस्तों ये मुझे क्लियर करना था
कि आज की जो हमारी सुनवाई हुई वो इसलिए नहीं हुई कि वहाँ कोई एडजमेंट था, आपके केस का नंबर ही नहीं आया, एडजमेंट तक बात पहुंची ही नहीं, 112 पे ख़त्म हो गया, आपका नंबर 117 था। अब ये हमारी समझ से परे है कि जब पहले नंबर पर केस लगा हुआ था 117 नंबर पर कैसे पहुंच गया। अब ये सारा खेल रजिस्ट्री का है। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।